इंडियन पॉप कल्चर और रियलिटी टेलीविजन की हिस्ट्री में ऐसी बहुत कम स्टोरीज हैं जहां किसी इंसान को ऐसी मास वर्शिपिंग और स्टारडम मिलने के बाद वो खुद अपने ही हाथों अपना करियर, अपनी इमेज और अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर ले। 2019 में बिग बॉस 13 के प्लेटफॉर्म से रातों रात सुपरस्टार बनने वाले आसिम रियाज आज अचानक पूरी इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ब्लैक लिस्टेड, आइसोलेटेड और कंट्रोवर्शियल क्यों बन गए? क्या ये सिर्फ उनका अनफिल्टर्ड रॉ एटीट्यूड है या इसके पीछे एक डीपली इनग्रेन्ड डार्क साइकोलॉजिकल मैट्रिक्स है? आज हम बिहेवियरल साइंस, इनसाइडर इवेंट्स और एक्सप्लिसिट इंडस्ट्री रेफरेंसेस के जरिए आसिम के माइंडसेट को डिकोड करेंगे। सितंबर 2019 से पहले आसिम को कोई नहीं जानता था, लेकिन 5 महीने के अंदर वो एक ऐसे ग्लोबल सेंसेशन बने जिसे इंटरनेट ने यूथ आइकॉन का टैग पहना दिया। उनकी चिजल्ड बॉडी, एग्रेशन और नेवर बैक डाउन एटीट्यूड ने उनके आसपास एक कल्ट लाइक फैंडम खड़ा कर दिया। लेकिन जब किसी इंसान को रातों रात इतनी एक्सट्रीम वैलिडेशन और मास एडुलेशन मिलती है तो उनके सबकॉन्शियस माइंड में एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होता है। इसको कहते हैं पैरासोशल रीइंफोर्समेंट। जब आपकी हर जिद, आपके हर गुस्से और आपके हार्श नेचर को मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स रिवॉर्ड करते हैं तो आपके ब्रेन ये मान लेता है कि आपका गुस्सा ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। इस डार्क साइकोलॉजी मैट्रिक्स को समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा। जम्मू की एक मिडिल क्लास फैमिली जहां उनके फादर एक डिसिप्लिन्ड सिविल ऑफिसर है, 19-20 साल की उम्र में मुंबई आना, 40-40 घंटे तक ट्रेन सफर, 17 लोगों के साथ एक छोटे से 2 BHK पीजी में रहना और हफ्ते में सिर्फ एक बार 50 रुपए का चिकन खाना। साइकोलॉजी में इस कंडीशन को कहते हैं अर्ली लाइफ थ्रेट कंडीशनिंग और एक्सट्रीम एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। जब एक यंग इंसान को लगता है कि उसका एनवायरनमेंट हॉस्टाइल है और कोई सेफ्टी नेट नहीं है तो उनका ब्रेन एक एक्सट्रीम डिफेंस मैकेनिज्म क्रिएट करता है, हाइपर इंडिपेंडेंस। आसिम ने अपने दिमाग में ये बिलीफ लॉक कर लिया कि दुनिया में कोई मेरा नहीं है, सब स्कैम्स है, सब सेल्फिश है। उन्होंने सरवाइव तो कर लिए, लेकिन उनका सबकॉन्शियस माइंड पैरानोया का शिकार हो गया, जहां हर डायरेक्टर, हर ब्रांड और हर इंडस्ट्री इनसाइडर उन्हें एक दुश्मन नजर आने लगे। 2019 में बिग बॉस 13 उनके लिए जैकपॉट था। उनका एग्रेसिव पोस्चर और सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनकी फाइट्स ने उन्हें अल्फा मेल स्टेटस दिला दिया। लेकिन यहाँ ऑपरेंट कंडीशनिंग काम कर रही थी। जब आपके नेगेटिव ट्रेट्स जैसे एक्सेसिव येलिंग या स्टबर्ननेस और नॉन कोऑपरेशन को नेशनल टेलीविजन पर फेम और मनी से रिवॉर्ड किया जाता है तो ब्रेन इस हैबिट लूप को परमानेंटली फ्रीज कर देता है। उन्हें लगा कि इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए हर रोज लड़ना या एग्रेसिव दिखना जरूरी है। लेकिन असली ब्रेकडाउन फिनाले नाइट पर हुआ जब सिद्धार्थ शुक्ला विनर बने तो आसिम के ईगो को एक गहरा धक्का लगा। लेटर उन्होंने इंटरव्यूज में ओपनली क्लेम किया, उन्होंने मुझे जीतने नहीं दिया, उन्होंने आखिरी 15 मिनट में लाइव वोटिंग खोल दी ताकि सिद्धार्थ को विनर बनाया जा सके। उन्होंने सलमान जी, प्रोडक्शन हाउसेस और टॉप म्यूजिक लेबल्स पर इनडायरेक्टली फेवर्स और ब्रोकन प्रॉमिसेस के एलिगेशंस लगाए। इस डिफेंसिव ग्रैंडियोसिटी ने उनका इंडस्ट्री से कनेक्शन परमानेंटली तोड़ दिया। अब बात करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ की सबसे बड़ी हेडलाइन, हिमांशी खुराना के साथ उनका 4 ईयर लॉन्ग रिलेशनशिप और उसका ड्रामेटिक एंड। ऑफिशियल रीजन दिया गया रिलीजियस डिफरेंसेस, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पर स्टोरी बिल्कुल अलग थी। आसिम का कोर वर्ल्ड व्यू है ट्रांसैक्शनल मैस्कुलिनिटी, यानी इनका मानना है कि एक मेल की वैल्यू सिर्फ उसकी अर्निंग कैपेसिटी, स्टेटस और मटेरियल प्रोविजन पर डिपेंड करती है। इस वर्ल्ड व्यू के 2 डार्क आउटकम्स होते हैं। नंबर 1, फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी। अगर मैं कमजोर पड़ा या फाइनेंशियली स्लो हुआ तो मुझे छोड़ दिया जाएगा। नंबर 2, इनएबिलिटी टू कॉम्प्रोमाइज। उनकी हाइपर ऑटोनॉमी ने उन्हें रिलेशनशिप में झुकने ही नहीं दिए। उनके लिए उनका स्टेटस प्रोटेक्शन किसी भी इमोशनल बॉन्ड से बड़ा था। उनकी लाइफ में एक और मेजर साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट आया, लॉस ऑफ लव्ड वंस। सिद्धार्थ की सडन डिमाइज और उनके 3-4 क्लोज फ्रेंड्स के डेथ ने आसिम के साइकी पर एक गहरा इम्पैक्ट डाला। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं मोर्टेलिटी सैलियंस। जब आप अपने बिल्कुल करीबी लोगों को अचानक होते हुए देखते हो तो आपका एग्जिस्टेंशियल ड्रेड ट्रिगर होता है। आसिम ने इस ट्रॉमा को प्रोसेस करने के लिए 2 चीजों को अपना एंकर बनाया। नंबर 1, स्ट्रिक्ट स्पिरिचुअल एडहेरेंस। उन्हें एक ऐसी डिवाइन पावर चाहिए थी जो ह्यूमन इंडस्ट्री की तरफ फेक या ट्रांसैक्शनल ना हो। नंबर 2, ऑब्सेसिव फिजिकल कंडीशनिंग। जिम उनके लिए एक सेफ स्पेस बन गया जहां वो अपनी मोर्टेलिटी और एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते थे।
2024 खतरों के खिलाड़ी 14 आसिम का रियलिटी टीवी पर बड़ा कमबैक था, लेकिन रोमानिया के सेट पर जो हुआ वो क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक क्लासिक सेल्फ सैबोटेज केस स्टडी था। जब उनसे एक स्टंट परफॉर्म नहीं हुआ, उन्होंने ब्लेम गेम शुरू कर दिया। उन्होंने होस्ट रोहित शेट्टी, प्रोडक्शन टीम और कंटेस्टेंट्स के सामने अपनी वेल्थ, कार्स और स्टेटस को फ्लेक्स करना शुरू कर दिया। आसिम ने एक वेटरन होस्ट से पंगा लिया, क्रू को डिसरेस्पेक्ट किया और रिजल्ट उन्हें शो से इमीडिएटली एक्सपेल कर दिए गए। साइकोलॉजिकली इसे कहते हैं अनकॉन्शियस सेल्फ सैबोटेज। उनका ईगो उन्हें ये एक्सेप्ट करने ही नहीं देता कि वो भी कभी गलत हो सकते हैं। आज आसिम के सोशल मीडिया को देखिए, वो कंटिन्यूअसली गुची टी-शर्ट्स, एक्सपेंसिव कार्स और 6 पैक एब्स फ्लेक्स करते हैं, लेकिन इस लग्जरी बैरियर के पीछे एक बहुत बड़ी सैड रियलिटी छुपी है। वो एक ऐसी साइकोलॉजिकल जेल में बंद चुके हैं जो उन्होंने खुद बनाई है। उन्हें लगता है कि अगर वो हम्बल हो गए या किसी के आगे झुक गए तो वो आपस उसी 2 BHK पीजे वाले लाचार आसिम बन जाएंगे। आसिम की स्टोरी किसी विलन की कहानी नहीं है। उनका डिसिप्लिन 100% रियल है, उनकी मेहनत भी 100% रियल है। जम्मू से निकलकर इंडिया के सबसे चर्चा में रहने वाला नाम बनना 100% इंस्पायरिंग है, लेकिन उनकी डार्क साइकोलॉजी ने उन्हें एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है जहां उनके पास लग्जरी कार्स तो है पर ट्रू ह्यूमन कनेक्शंस नहीं बन पाए। उनके पास मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स तो है पर इंडस्ट्री में प्रोफेशनल रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई। उनके पास उनका अनयील्डिंग ईगो तो है पर इनर पीस नहीं। आसिम हम सबके लिए एक पावरफुल साइकोलॉजिकल लेसन है। आसिम की स्टोरी सिर्फ एक सेलिब्रिटी का डाउनफॉल की कहानी नहीं, ये हम सबके अंदर के एक इंसान की कहानी है जो एक बार हर्ट होने के बाद कभी दोबारा झुकना नहीं चाहते। उनका हार्डवर्क रियल है, उनका सेल्फ मेड होना भी 100% इंस्पायरिंग है, लेकिन जब आप लाइफ के हर फेज में हर इंसान के सामने, चाहे वो आपका पार्टनर हो, आपका मेंटर हो या आपका वर्क प्लेस हो, हमेशा फाइट मोड में रहते हैं तो आप जीत तो जाते हैं और अकेले रह जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आसिम की ये एटीट्यूड उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है या उनका अनकंट्रोलेबल सेल्फ डैमेज? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। वीडियो इंफॉर्मेटिव और डीप लगे हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले डार्क साइकोलॉजिकल एनालिसिस में।